हेलो फ्रेंड्स, आर के अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले की वीडियो में हमने जाना था इतिहास जानने के स्रोत। आज बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तो आइए दोस्तों बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। तो दोस्तों, ये सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिलने के कारण इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। कहाँ प्राप्त हुई? सिंधु नदी के तट पर, यानी सिंधु नदी के किनारे मिलने के कारण इसे सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है। एग्ज़ाम में दोस्तों बहुत क्वेश्चन आता है कि सिंधु नदी के किनारे कौन सी सभ्यता मिली थी। ठीक है, तो इसके बाद दोस्तों क्या हुआ, इसकी सबसे पहले जानकारी हड़प्पा की खुदाई से हुई थी, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। फिर उसके बाद दोस्तों सर जॉर्ज मार्शल ने सबसे पहले इसे सिंधु सभ्यता का नाम दिया। में 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व सिंधु सभ्यता का विकास माना जाता है। यानी सिंधु सभ्यता की जो अवधि है वो 2500 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व मानी जाती है। सिंधु सभ्यता विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता थी। तो दोस्तों कैसी सभ्यता थी? ये शहरी सभ्यता थी। फिर उसके बाद दोस्तों चार्ल्स मेसन ने सर्वप्रथम 1826 में इसकी जानकारी दी। 1921 में तत्कालीन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के समय में राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी। दजला, फरात और नील नदी घाटी सभ्यताओं की समकालीन ये सभ्यता अपनी विशिष्ट नगर योजना और जल निकासी व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों यहाँ जो भी पॉइंट आपको बताए जा रहे हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब पॉइंट है यहाँ से। ठीक है, एग्ज़ाम में यहीं से क्वेश्चन आते रहते हैं कि सबसे पहले सिंधु सभ्यता की जानकारी किसने दी। ठीक है, फिर उसके बाद जो है इसकी खुदाई कब हुई, इसके समय कब है। ठीक दोस्तों, तो ये क्वेश्चन आते हैं, जैसे इसकी समय अवधि पूछते हैं। ठीक है, कैसी सभ्यता है ये। ठीक दोस्तों, तो ये शहरी सभ्यता है, इसको पूछते हैं सिंधु सभ्यता शहरी थी या ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक, फिर उसके बाद इसकी सबसे पहले जानकारी किसने दी? तो चार्ल्स मेसन ने सबसे पहले 1826 में इसकी जानकारी दी। फिर उसके बाद इसका सर्वेक्षण किसने किया और इसकी खुदाई किसने की? तो दोस्तों सर्वेक्षण जॉन मार्शल के निर्देशन में हुआ। ठीक, फिर उसके बाद राय बहादुर दयाराम साहनी ने इसकी खुदाई करवाई थी। ठीक दोस्तों, फिर उसके बाद क्या हुआ, ये जो सभ्यता है यानी सिंधु घाटी जो ये सभ्यता है ये दजला, फरात और नील नदी घाटी की सभ्यताओं की समकालीन ये सभ्यता है। ठीक है, विशिष्ट नगर योजना और जल निकासी व्यवस्था के लिए ये प्रसिद्ध है। यानी क्यों प्रसिद्ध है ये? यहाँ पर विशिष्ट नगर योजना, ठीक दोस्तों, उसके बाद जल निकासी व्यवस्था के लिए ये प्रसिद्ध है। ठीक, उत्तरी सीमा कौन सी हो गई? मांडा जम्मू में स्थित है। दक्षिण सीमा इसकी दैमाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। उसके बाद इसकी उत्तरी सीमा इसकी पूर्वी सीमा आलमगीर उत्तर प्रदेश। उसके बाद इसकी पश्चिमी सीमा सुतकागनेडोर बलूचिस्तान में इसकी सीमा स्थित है दोस्तों। ठीक, तो यहाँ तक दोस्तों आपने इसको अच्छे से समझ लिया होगा। आइए दोस्तों देखते हैं आगे इसके। ठीक, तो देखिए यहीं पर ये दिया हुआ है, पूर्वी सीमा आलमगीर उत्तर प्रदेश, पश्चिमी सीमा सुतकागनेडोर बलूचिस्तान, उत्तरी सीमा मांडा जम्मू और दक्षिणी सीमा दैमाबाद महाराष्ट्र में। ठीक दोस्तों, तो यहाँ तक दोस्तों आप लोगों ने समझ लिया होगा। क्वेश्चन भी आते रहते हैं कि पूर्वी सीमा बताइए। ठीक, तो एग्ज़ाम में पूछते हैं पूर्वी सीमा कौन सी है, पश्चिमी सीमा कौन सी है, उत्तरी सीमा कौन सी है और दक्षिणी सीमा। कभी कभी पूछते हैं मांडा कहाँ स्थित है। ठीक, फिर पश्चिमी सीमा का नाम बताइए। ठीक है, तो ये इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछते रहते हैं। तो दोस्तों ये पॉइंटों को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, इनको याद कर लीजिएगा। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। इसका जो विस्तार था, सिंधु सभ्यता का जो आकार था वो त्रिभुजाकार है। ठीक दोस्तों, ये इस तरीके से है, ये इस तरीके से बनी हुई है। ठीक है, तो इसका जो आकार था वो त्रिभुजाकार आकार था। अब दोस्तों बात करते हैं सिंधु सभ्यता के निर्माता, यानी कौन वो लोग थे जो सिंधु सभ्यता के निर्माता थे। तो एक कोई मतलब ऐसा तो है नहीं कि लिखित साक्ष्य वहाँ पर हो, तो इतिहासकार जो थे उनमें अपने अपने मतभेद थे। जो सामग्री मिली उन सामग्री के बेस पर एक अंदाज़ा लगाया गया, तो यहाँ पर एक मत नहीं है। ठीक है, तो कुछ इतिहासकार बता रहे हैं, जैसे डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप और रामचंद्र, ये बोले कि ये जो है आर्य हैं। ठीक है, यानी सिंधु सभ्यता के जो निर्माता थे वो आर्य थे। फिर उसके बाद गार्डन और चाइल्ड ये बोले कि ये सुमेरियन थे। ठीक है, उसके बाद राखल दास बनर्जी इन्होंने कहा कि ये द्रविड़ हैं। फिर उसके बाद
व्हीलर और स्यू और दास हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, कोई एक मत नहीं है, अलग अलग इतिहासकार अलग अलग अपने अपने मत दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक दोस्तों, आइए दोस्तों बात करते हैं सिंधु सभ्यता के सामाजिक जीवन पे। ठीक है, यानी कौन कौन सा मतलब किस तरीके से उनका सामाजिक जीवन था। तो यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है सामाजिक जीवन। तो समाज का स्वरूप मात्र सत्तात्मक था, यानी मात्र सत्तात्मक। एग्जाम में क्वेश्चन आता है सिंधु सभ्यता का समाज कैसा था, तो ये मात्र सत्तात्मक था। ठीक है, फिर उसके बाद दोस्तों समाज 4 वर्गों में बटा था। कौन कौन से 4 वर्ग थे वो, नंबर 1 पुरोहित, फिर उसके बाद व्यापारी, उसके बाद शिल्पी, फिर उसके बाद श्रमिक। ठीक दोस्तों, तो पहले कौन आएगा यहाँ पे, पहले आया यहाँ पर पुरोहित, फिर उसके बाद व्यापारी, फिर उसके बाद शिल्पी, उसके बाद श्रमिक। तो दोस्तों ये जो समाज है, इस समाज को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये पॉइंटों को आप याद कर लीजिएगा, इस वाले पॉइंट को आप अच्छे से समझ लीजिएगा कि सामाजिक स्वरूप उनका कैसा था। सामाजिक स्वरूप उनका मात्र सत्तात्मक था। ठीक दोस्तों, फिर दोस्तों उसके बाद आता है भोजन। तो भोजन शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार का प्रयोग करते थे, यानी उनका जो भोजन होता था वो शाकाहारी भी था और उनका जो भोजन था वो मांसाहारी भी था। फिर दोस्तों उसके बाद आता है स्वाधान प्रणाली, यानी किस तरीके से वो अपने जो मृतक होते थे उनका वो अंतिम संस्कार करते थे। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत ही मुख्य देखिए कौन कौन से पॉइंट आते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आया है पूर्ण स्वाधान। ठीक है, यानी पूर्ण स्वाधान यानी आदमी को, यानी अपने जो मृतक होते थे उनको वो दफन कर देते थे। ठीक है, जैसे मुस्लिम धर्म में मान्यता है। फिर दोस्तों उसके बाद आता है यहाँ पे आंशिक स्वाधान। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों क्या हुआ, जो शव होते थे उनको जब कोई मर जाता था तो उसके शव को वो जंगल में ऐसे छोड़ आते थे। फिर छोड़ने के बाद क्या होते थे, जो पशु पक्षी होते थे उसका जो मांस होता था उस मांस को वो लोग खा लेते थे। ठीक है, अब मांस खाने के बाद क्या हुआ, जो हड्डियां बची उस हड्डी को वो लेके आते थे और उसको कब्र में दफन कर देते थे। ठीक दोस्तों, तो ये इस तरीके से आप समझिए आंशिक स्वाधान में क्या हुआ। ठीक है, यानी सबसे पहले कोई मर गया उसको जंगल में छोड़ा है, जब छोड़ा है तो उसका जो मांस होता था वो जानवर और पक्षी ये उसको उसके मांस को खा लेते थे। फिर उसके बाद हड्डियों को ले आते थे, लाने के बाद कब्र में दफन कर देते थे। ठीक दोस्तों, फिर उसके बाद दोस्तों आता है दाह संस्कार। तो यहाँ पर जिस तरीके से हिंदू धर्म में मृतकों को जलाया जाता है तो उस तरीके से जला देते थे। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों नगर नियोजन में देखते हैं क्या होता है। तो सिंधु सभ्यता के नगर विश्व के प्राचीनतम सुनियोजित नगर हैं। ठीक, तो दोस्तों देखिए सिंधु सभ्यता के जो नगर थे विश्व के प्राचीनतम सुनियोजित नगर हैं। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो के निर्माण में सामान्यतः पक्की ईंटों का प्रयोग मिलता है। ठीक, दरवाजे मुख्य सड़क पर ना खुलकर पीछे गलियों में खुलते हैं। ठीक दोस्तों, यानी मुख्य जिस तरीके से आजकल देखते हैं ना सड़क के जस्ट सामने, ठीक है, सड़कों के सामने दरवाजे होते हैं ना, दरवाजे के सामने सड़क होती है। तो वहाँ पर क्या हुआ, जो मुख्य सड़क थी उस पर दरवाजे ना खुल के पीछे गलियों में दरवाजे खुलते थे। ठीक है, फिर उसके बाद सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक चौड़ी सड़क मोहनजोदड़ो से मिली है। ठीक दोस्तों, जिसकी चौड़ाई लगभग 10 मीटर थी। ठीक, फिर उसके बाद आता है यहाँ पे सामान्यतः मकान में 4 से 5 कमरे तथा बड़े घरों में 20 कमरे होते थे। ठीक है, उसके अलावा क्या हुआ, उसके अलावा आंगन, रसोई घर, स्नान घर, कुएं तथा बड़े घरों में शौचालय भी मिले हैं। फिर उसके बाद सिंधु घाटी में ढकी हुई नालियां भी मिली हैं। बहुत क्वेश्चन पूछता है कि ढकी हुई नालियां कहाँ से प्राप्त हुई। ठीक, किस सभ्यता से प्राप्त हुई, तो आपको याद रखना है ये सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुई। फिर उसके बाद हड़प्पा सभ्यता की सबसे प्रभावशाली विशेषता उसके नगर योजना तथा जल निकास प्रणाली है। ठीक दोस्तों, तो क्या यहाँ पर आया, नगर योजना। ठीक, और उसके बाद ये नगर योजना और जल निकास जो प्रणाली है ये क्या है, सबसे प्रभावशाली, ये उसकी विशेषता है। ठीक, राजनीतिक व्यवस्था। तो यहाँ पर क्या हुआ, सबसे बढ़िया जो पॉइंट यहाँ पर आ रहा है जो बहुत इंपॉर्टेंट, सिंधु सभ्यता के लोग शांति प्रिय लोग थे, यानी लड़ाई झगड़े में ये बिलीव नहीं करते थे। ठीक है, तो वहाँ पर कोई औजार
इस तरीके के औजार ही नहीं पाए गए जो जाने कि हाँ ये लोग जो है लड़ाई झगड़े में जो है विश्वास करते थे, सुकून से अपना जीवन यापन कर रहे थे। ठीक, फिर उसके बाद दोस्तों क्या हुआ, स्रोतों के अभाव में वास्तविक व्यवस्था के बारे में स्पष्ट ज्ञान नहीं मिलता। ठीक है, संभवतः शासन प्रणाली पुरोहित, व्यापारी वर्ग अथवा नगर प्रशासन द्वारा होता था। कुछ लोगों ने बताया कि पुरोहितों के द्वारा, कुछ ने बताया कि व्यापारी वर्ग, और कुछ ने बताया कि नगर प्रशासन के माध्यम से नगर का शासन संचालित हो रहा था, यानी शासन चलाया जा रहा था। उसके बाद आता है सिंधु सभ्यता की व्यापकता और विकास को देखने से ऐसा लगता है कि यह सभ्यता किसी केंद्रीय शक्ति द्वारा संचालित होती थी। तो नीतिक व्यवस्था के वास्तविक स्वरूप के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी हमें नहीं मिली यहाँ पे। ठीक है, यानी कोई स्पष्ट जानकारी हमें नहीं मिल रही है यहाँ से, ये देखिए। ठीक, एक अंदाज़ा ही लगाया जा रहा है। तो स्टुअर्ट पिगट इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि सिंधु सभ्यता के शासन पर पुरोहित वर्ग का प्रभाव था। उन्होंने बताया कि पुरोहित वर्ग यहाँ पर शासन कर रहा था। वहीं पर दोस्तों क्या हुआ, हंटर ने बताया कि मोहनजोदड़ो का शासन एक राजतंत्रात्मक ना होकर जनतंत्रात्मक था। तो देखिए दोस्तों क्या हुआ, राजतंत्रात्मक, ठीक है, ना होकर कैसा था, जनतंत्रात्मक, यानी राजा कोई शासन नहीं कर रहा था, जनतंत्रात्मक शासन प्रणाली यहाँ पर विद्यमान थी। फिर उसके बाद दोस्तों मैके इन्होंने कहा कि मोहनजोदड़ो का शासन एक प्रतिनिधि शासक के हाथों में था। ठीक, उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो शासन चल रहा था तो प्रतिनिधि शासक के हाथों में था। ठीक है, उसके बाद दोस्तों क्या हुआ, एक स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा यहाँ से पूछता है, ये है कि हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो की सभ्यता को जुड़वा राजधानी कहा, ये पिगट ने कहा। तो दोस्तों ये वाला स्टेटमेंट आप बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है, उसको आप ज़रूर याद कर लीजिएगा कि हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो की को सभ्यता की जुड़वा राजधानी किसने कहा, तो ये पिगट ने कहा था। ठीक दोस्तों, तो इतना दोस्तों आप तैयार कर लीजिएगा यहाँ से। ठीक, तो इसमें दोस्तों हम लोगों ने क्या जाना, हम लोगों ने ये जाना कि स्टुअर्ट पिगट ने कौन सा स्टेटमेंट दिया कि सिंधु प्रदेश के शासन पर पुरोहित वर्ग का प्रभाव था। हंटर ने बताया कि मोहनजोदड़ो का शासन राजतंत्रात्मक ना होकर जनतंत्रात्मक था। मैके ने कहा कि मोहनजोदड़ो का शासन एक प्रतिनिधि शासक के हाथों में था। वहीं पिगट ने बताया कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ठीक है, ये सभ्यता की जुड़वा राजधानी है। दोस्तों आगे बात करते हैं आर्थिक जीवन की। तो आर्थिक जीवन में क्या हुआ, कृषि में क्या हुआ, यहाँ से देखते हैं कृषि में। तो कृषि में क्या हुआ, कृषि में वो लोग जुताई, बुआई, सिंचाई सभी विधियों से परिचित थे। ठीक है, यानी जिस तरीके से आज सिंचाई कृषि हो रही है हमारे वहाँ, जुताई भी उसकी होती है, बुआई भी होती है, सिंचाई भी होती है, कटाई भी होती है, तो इन सब विधियों से वो परिचित थे। क्या बोते थे, गेहूँ, जौ और मटर और कपास से परिचित थे, यानी गेहूँ बोते थे, उसके बाद जौ बोया, मटर बोया और कपास बोया, इससे वो परिचित थे। परिचित थे तो बोया। लेकिन दोस्तों क्या हुआ, चावल के कम प्रमाण मिले हैं, यानी चावल जो है वो कहीं कहीं पर इसके प्रमाण मिले हैं, यानी चावल कम संख्या में प्राप्त हुआ। ठीक, उसके बाद दोस्तों क्या हुआ, पशुपालन में। तो पशुपालन में क्या किया, प्रिय पशु इनका था कुबड़ वाला सांड। याद रखिएगा कि सिंधु सभ्यता का प्रिय पशु क्या था, तो कुबड़ वाला सांड। इसके अलावा गाय तथा घोड़े से परिचित थे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आता है उद्योग। उद्योग में क्या था, सूती वस्त्र उद्योग और बर्तन और शिल्प आदि। तो सूती वस्त्र उद्योग में क्या होगा, इसी को तो यूनानी सिंडन सभ्यता कहते थे। ठीक है, यानी सूती वस्त्र इतना बढ़िया प्रचलित में था, इतना अच्छा टॉप पे चल रहा था सूती वस्त्र उद्योग। ठीक है, फिर उसके बाद दोस्तों निर्यात में क्या हुआ, सूती वस्त्र निर्यात करते थे, हाथी दांत और लकड़ी से बना हुआ सामान ये निर्यात करते थे। उसके बाद दोस्तों आयात में क्या करते थे, चांदी ईरान से लेते थे, ईरान और अफगानिस्तान से खरीदते थे। ठीक है, तांबा खेतरी राजस्थान से मंगाते थे, टिन अफगानिस्तान, ईरान यानी मध्य एशिया से ये मंगवाते थे। उसके बाद सेलखड़ी जो है बलूचिस्तान, राजस्थान और गुजरात से, लाजवर्ण मेसोपोटामिया से इसका व्यापार होता था। तो दोस्तों सूती वस्त्र उद्योगों का निर्यात किया, हाथी दांत का निर्यात किया और लकड़ी के बने सामानों का निर्यात किया। तो दोस्तों ये क्वेश्चन, ये पॉइंट जो है मेन पॉइंट है। तो दोस्तों इन पॉइंटों को तो आप जरूर याद कर लीजिएगा। और दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। दोस्तों यहाँ से क्या होगा, जो भी आपके वनडे एग्ज़ाम हैं, चाहे वो
टीजीटी हो, चाहे वो पीजीटी हो, चाहे वो यूपी टेट हो जूनियर का, चाहे वो सी टेट हो, चाहे यूपीपी का हो, कोई भी वनडे एग्ज़ाम अगर आप देखते हैं तो उसमें क्या होगा, इतिहास से रिलेटेड ये क्वेश्चन आपके ज़रूर आते हैं। एंसेंट हिस्ट्री से क्वेश्चन आएंगे, मिडवल से आएंगे, ठीक है, एंसेंट हिस्ट्री से क्वेश्चन, मिडवल से क्वेश्चन, उसके बाद दोस्तों मॉडर्न से क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो ये जो टॉपिक है आपके लिए बहुत ही यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो दोस्तों यहाँ से देखते हैं सिंधु सभ्यता के लोगों का धार्मिक जीवन क्या था। ठीक, तो यहाँ से उनका आ जाएगा धार्मिक जीवन। तो दोस्तों धार्मिक जीवन में क्या है, मातृ देवी की पूजा, मोहनजोदड़ो से इसके अवशेष मिले। ठीक, उर्वरता की देवी की पूजा, हड़प्पा सभ्यता से इसके अवशेष मिले। अग्निकुंड के प्रमाण ये लोथल और कालीबंगा से मिले। ठीक, फिर उसके बाद दोस्तों क्या हुआ, एक मोहर पर प्रमुख देवता पशुपति नाथ के प्रमाण। तो प्रमुख देवता कौन हुए, पशुपति नाथ के प्रमाण। फिर उसके बाद प्रमाण मिला। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर नाग पूजा होती थी, स्वास्तिक चिन्ह आदि। ठीक, तो स्वास्तिक चिन्ह का भी प्रयोग मिला। तो दोस्तों स्वास्तिक चिन्ह जो है वो हड़प्पा सभ्यता की देन है ये। ठीक है, फिर उसके बाद वृक्ष और पशु पूजा के भी प्रमाण यहाँ से मिलते हैं। उसके बाद दोस्तों मोहनजोदड़ो से प्राप्त शील पर, मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक शील पर 3 मुख वाले देवता यानी पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। ठीक है, उसके चारों ओर हाथी, गेंदा, चीता और भैंसा विराजमान है। क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, कि पशुपतिनाथ की जो मूर्ति मिली है उसमें चारों ओर जो है कौन कौन से जानवर विराजमान है। तो दोस्तों याद रखिएगा, हाथी, गेंदा, चीता और भैंसा विराजमान था। ठीक, उसके बाद दोस्तों आता है यहाँ से धातु निर्मित मूर्तियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण, ठीक है, मोहनजोदड़ो से एक प्राप्त एक नर्तकी की मूर्ति है जो कांस्य निर्मित है। ठीक दोस्तों, एक मूर्ति मिली है धातु निर्मित मूर्तियों में, सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई, यानी एक नर्तकी की मूर्ति है जो कांस्य निर्मित है। ठीक, उसके बाद दोस्तों यहाँ से आता है लौकिक सभ्यता पर धर्म वर्चस्व नहीं, मंदिर का प्रमाण नहीं मिला। ठीक, यानी मंदिर का कोई प्रमाण यहाँ नहीं मिला है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल। ठीक, तो इन स्थलों में आते हैं, सबसे पहले आएगा हड़प्पा। तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित मांटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर, बाएं तट पर यह पुरा स्थल स्थित है। इसकी सर्वप्रथम जानकारी 1826 में चार्ल्स मेसन ने दी थी। 1921 में दयाराम साहनी ने इसकी खुदाई कराई। यहाँ से निम्नलिखित वस्तुएं प्राप्त हुई। तो दोस्तों यहाँ क्या हुआ, यहाँ से हम देखते हैं कि हड़प्पा कहाँ स्थित है, रावी नदी के बाएं तट पर। ठीक है, रावी कहाँ है, ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मांटगोमरी जिले में। ठीक, 1826 में चार्ल्स मेसन ने सबसे पहले इसकी जानकारी दी थी। और दोस्तों 1921 में दयाराम साहनी ने इसकी विस्तृत खुदाई करवाई यहाँ से। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा हड़प्पा सभ्यता को। ठीक है, हड़प्पा नामक जो स्थल है वो कहाँ स्थित है, वो रावी नदी के तट पर। कौन सा प्रांत है, पंजाब प्रांत। कहाँ स्थित है, पाकिस्तान में। ठीक है, और ये किस ज़िले में है, मांटगोमरी जिले में। ठीक है, यहाँ से दोस्तों प्रमुख वस्तुएं मिली हैं, श्रमिक आवास, उसके बाद अन्नागार, उसके बाद लकड़ी का ताबूत और कब्रिस्तान यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों इनको जरूर याद कर लीजिएगा यहाँ से, ये वाला। ठीक, श्रमिक आवास को याद करिएगा, हड़प्पा सभ्यता से श्रमिक आवास मिला, अन्नागार यहाँ से प्राप्त हुआ, लकड़ी का ताबूत, और एक मिला है कब्रिस्तान जिसका नाम दिया गया R37 कब्रिस्तान। इसको जरूर याद करिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है R37 नामक कब्रिस्तान कहाँ प्राप्त हुआ। ठीक है, तो इसको अच्छे से ध्यान में रखिएगा आप लोग। आगे दोस्तों देखते हैं, आगे आता है दोस्तों मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो में क्या हुआ, सिंधी में इसका अर्थ क्या होता है, मृतकों का टीला। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आपको मिल रहा है, मृतकों का टीला। ठीक है, सिंधी सभ्यता में, सिंधी में इसका अर्थ क्या हुआ, मृतकों का टीला। तो दोस्तों याद रखिएगा इसको। 1922 में इसका उत्खनन राखालदास बनर्जी ने किया। ये सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना ज़िले में है। तो दोस्तों कभी कभी वो पूछता है मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। ठीक, मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने करवाई, तो उत्खनन दोस्तों इसका राखालदास बनर्जी ने करवाया था। ठीक है, सिंधु नदी के किस तट पर है, ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना ज़िले में मोहनजोदड़ो पड़ता है आपका। ठीक दोस्तों, यहाँ से दोस्तों कुछ प्रमुख वस्तुएं प्राप्त हुई, उन वस्तुओं को हम देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ से प्राप्त वस्तुएं निम्नलिखित हैं। दोस्तों कौन सी वस्तुएं हैं, तो यहाँ पर ये प्राप्त वस्तुएं देखते हैं कौन कौन सी हैं। सबसे पहले पुरोहित आवास, विशाल अन्नागार, विशाल स्नानागार, घर में कुआं मिला है, आदिशिव,
कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति, सबसे चौड़ी सड़क यहाँ प्राप्त हुई, और शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक ना होकर जनतंत्रात्मक थी। ठीक दोस्तों, तो ये कुछ प्रमुख वस्तुएं मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। ठीक है, आप इनको अच्छे से ध्यान में रख लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, आगे दोस्तों देखते हैं। आगे दोस्तों आता है लोथल। तो लोथल में क्या क्या हुआ, कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त हुई, उनको जानते हैं। तो ये स्थल अहमदाबाद, गुजरात के अहमदाबाद में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। इसका उत्खनन SR राव ने करवाया था दोस्तों। ठीक है, यहाँ से जो प्रमुख वस्तुएं प्राप्त हुई हैं उनमें है गोदीवाड़ा, जिसको हम लोग पत्तन कहते हैं, यानी प्रमुख बंदरगाह हो जाएगा ये। उसके बाद चावल के अवशेष यहाँ से मिले, अग्निकुंड के साक्ष्य प्राप्त हुए, हाथी दांत यहाँ पर प्राप्त हुआ, और 3 युगल समाधियाँ दोस्तों यहीं से प्राप्त हुई हैं। दरवाजे सड़कों की ओर मिलते हैं। ठीक, आगे दोस्तों आता है कालीबंगा। कालीबंगा, तो कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है, काली मिट्टी की चूड़ी। बहुत एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो दोस्तों शाब्दिक अर्थ इसका है काली मिट्टी की चूड़ी। यहाँ पर जो इसका उत्खनन था अमलानंद घोष ने करवाया था। ये वर्तमान में राजस्थान के हनुमानगढ़ में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। ठीक, तो क्वेश्चन मिलता है कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है। ठीक है, तो काली मिट्टी की चूड़ियाँ। दोस्तों यहाँ से प्रमुख जो वस्तुएं मिली हैं उसमें हैं जुते हुए खेत के साक्ष्य, अग्निकुंड के प्रमाण यहाँ पर मिले, चूड़ियाँ मिली वो भी काले रंग की, भूकंप के प्रमाण यहाँ दोस्तों मिले, और अलंकृत ईंटें यहाँ पर प्राप्त हुई। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। आगे दोस्तों रोपड़। तो रोपड़ में क्या था, ठीक, यहाँ इसकी खुदाई यज्ञदत्त शर्मा ने कराई थी। ये वर्तमान में पंजाब के सतलुज नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से तांबे की कुल्हाड़ी, मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के प्रमाण यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ठीक दोस्तों, उसके बाद दोस्तों आता है धौलावीरा। तो इसकी खुदाई यहाँ पर रविंद्रनाथ बिष्ट ने करवाई थी। यहाँ से स्टेडियम प्राप्त हुआ है। ठीक है, स्टेडियम को याद रखिएगा, धौलावीरा से स्टेडियम मिला यहाँ पे। उसके बाद दोस्तों आगे आता है सुरकोटदा। तो सुरकोटदा से देखते हैं जगपति जोशी ने इसकी खुदाई कराई थी। ये वर्तमान में गुजरात में स्थित है। यहाँ पर घोड़े की अस्थियाँ, कलश, सावधान के प्रमाण प्राप्त हुए यहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद दोस्तों क्या हुआ, अगला आता है राखी गढ़ी। तो इसकी खुदाई सूरजमान ने कराई थी। ये वर्तमान में हिसार हरियाणा में स्थित है। यहाँ से त्राम उपकरण मिले हैं। ये भारत में स्थित सबसे बड़ा पुरास्थल है। ठीक दोस्तों, फिर उसके बाद दोस्तों आता है चन्हूदड़ो। ये तो चन्हूदड़ो में क्या है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित सिंधु नदी के किनारे ये स्थल स्थित है। इसके खोजकर्ता अर्नेस्ट मैके मजूमदार, मनके बनाने का जो कारखाना है वो यहीं पर मिला। ठीक, तो दोस्तों आज हम लोगों ने जाना सिंधु सभ्यता के बारे में, उसके प्रमुख स्थलों के बारे में, और दोस्तों उसके अलावा हमने जाना कि प्रमुख स्थलों में कौन कौन से वस्तुएं हमें प्राप्त हुई। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइए। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों हमारे RK एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए, और कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स करिए। थैंक यू।